दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सेंसस और डिलिमिटेशन। ये यूपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे और इस टॉपिक को भी समझेंगे। नाउ द मेन इशू इज कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सेंसस कंडक्ट करना चाहती है नेक्स्ट ईयर। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि हम हर डिकेड में सेंसस कंडक्ट करते हैं सिंस 1881। लेकिन जो हमारा लास्ट सेंसस है वो हुआ था 2011 में। उसके बाद जो सेंसस होना था 2021 में वो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोविड-19, राइट? तो सेंसस, जिसकी वजह से हमारा 2021 का सेंसस पोस्टपोन हो गया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस सेंसस को नेक्स्ट ईयर करना चाहती है। ये क्यों करना चाहती है इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बट लेट अस गो विद द न्यूज़। पहले हम इस न्यूज़ को समझ लेते हैं। सो द न्यूज़ सेज दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू कंडक्ट द लॉन्ग डिलेड सेंसस नेक्स्ट ईयर विद द एम ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोसेस बाय 2026। अब सवाल ये है कि 2026 तक ही हमें इसे क्यों करना है। तो उसके लिए दो रीज़न है। सेंसस हम दो रीजंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला जो कि है डेलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज। डेलिमिटेशन को भी हम बाद में अच्छे से समझेंगे, बट सिंपली इट मीन्स रीड्रॉइंग द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज। जैसे कि हमें पता है कि फॉर इलेक्शन वी डिवाइड द कंट्री इनटू सम कॉन्स्टिट्यूंसीज और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक कैंडिडेट उस कॉन्स्टिट्यूंसी को लोकसभा में रिप्रेजेंट करता है। सो इन बाउंड्रीज को ड्रॉ करने के लिए, ताकि ये मोर इक्विटेबल रहे, ये जो सारे लोग हमें लोकसभा में रिप्रेजेंट करते हैं ये इक्वल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें, इसलिए डेलिमिटेशन जरूरी हो जाती है। और डेलिमिटेशन तभी हो सकती है तब जब हमें पॉपुलेशन का डेटा पता हो, हमें पता हो कि किस रीजन में कितनी पॉपुलेशन है और उस रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसे कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड करना होगा। सो दोस्तों लास्ट टाइम जब डेलिमिटेशन हुई थी वो हुई थी 1976 बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन डेटा ऑफ 1971। और तब से लेकर अभी तक हमारी पार्लियामेंट की जो लोकसभा की जो सीट्स है वो 543 पर फिक्स है, जो कि अब हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती, क्योंकि 1976 में हमारी पॉपुलेशन जो थी वो 50 टू 55 सीआर के आसपास थी। और अभी की यदि हम बात करें तो देर आर एक्सपेक्टेशंस कि कम से कम 130 सीआर तो अब तक हो चुकी होगी। सो नाउ this was the main reason why census needs to be done very quickly. The second reason is that कि 2023 में थ्रू 106 अमेंडमेंट एक्ट, इस चीज को जरूर नोट करें, हमारी पार्लियामेंट ने एक लॉ पास कर दिया था जिससे 1/3 ऑफ ऑल सीट्स आर विल इन द लोकसभा और इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज विल नाउ बी रिजर्व फॉर वुमेन्स। हमारी कंट्री में जो वुमेन रिजर्वेशन कई सालों से नहीं था और वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन थी पार्लियामेंट में वो बहुत कम थी, उसमें सुधार लाने के लिए हमने वुमेन्स को रिजर्वेशन दे दिया है। लेकिन इसकी एक कंडीशन थी। वो कंडीशन ये थी कि दिस रिजर्वेशन विल बी इफेक्टेड ओनली आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ सेंसस कंडक्टेड फॉलोइंग द एक्ट्स कमिटमेंट, राइट? तो ये एक्ट तो 2023 में आ गया, बट ये इंप्लीमेंट तभी होगा जब इसके बाद कोई फ्रेश सेंसस होगा। उसके बाद ये डिसाइड होगा कि इंडिया में कितनी सीट्स होंगी, राइट? और उनमें से कितनी सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व होंगी। सो दिस इज व्हाई द डिलिमिटेशन एंड census becomes very very important. So now, why it is necessary for our UPSC? It is important because it is related to our syllabus. यदि हम हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम की बात करें तो इट इज रिलेटेड विद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है सेंसस और डेलिमिटेशन को लेकर, साथ ही इसका रिलेशन क्या है पब्लिक पॉलिसी से, राइट्स को लेकर। यदि हमें इसकी इंपॉर्टेंस समझनी है तो हम इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं। इसी ईयर 2024 में इस क्वेश्चन को पूछा गया कि हाउ मेनी डेलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल 2023। तो इसका सही आंसर 4 है, जिसे हम आगे जानेंगे कि क्यों। साथ ही ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सेंसस गिव्स अस data about population, it gives us data about their issues, it gives us data about their socio-economic conditions, socio-economic conditions of our पॉलिसी को पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। उसी तरह ये कुछ और क्वेश्चन है जो कि 2012-2009 में पूछे गए थे। 2009 का ये जो क्वेश्चन ये तो करंट अफेयर से बेस्ड है, जो कि अब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी के करंट का डेटा हमारे आने वाले एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ ही 2012 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जिससे कि आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन। सवाल ये है कि व्हाट इज द सेंसस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। हम इस लेक्चर में ये समझेंगे, साथ ही हम ये समझेंगे कि हाउ हैज सेंसस इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड इन इंडिया एंड हाउ इज द सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया, हु कंडक्ट्स द सेंसस, how census is related with delimitation exercise, and some major debates, some major current affairs related issues related to census. So दोस्तों पहला सवाल है कि सेंसस है क्या। इन सिंपल टर्म्स सेंसस को यदि इसकी डेफिनेशन को आपको समझना है तो इट इज मेनली रिलेटेड विद टू और थ्री कीवर्ड्स। द फर्स्ट थिंग इज कलेक्टिंग ऑफ डेटा अबाउट पॉपुलेशन, कंपाइलिंग दैट डेटा एंड देन एनालाइजिंग दैट डेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कलेक्ट द डेटा अबाउट द पॉपुलेशन कि हमारे देश में कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग नहीं हैं, राइट? और किस तरह की फैमिलीज में वो रहते हैं, क्या उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है। फिर हम उस डेटा को कंपाइल करते हैं, कलेक्ट करने के बाद कंपाइल करते हैं और उसे ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, कितने लोगों के पास सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, रूरल पॉपुलेशन कितनी है, अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, ताकि हम
अपनी नई ताकि हम उस डेटा के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी सेट कर सकें, हम समझ सकें कि किस एरियाज में वेलफेयर मेजर्स हमें लाने चाहिए ताकि हम अपनी सोसाइटी को और भी ज़्यादा इक्विटेबल और डेमोक्रेटिक बना सकें। इसी डेटा को हम स्प्रेड करते हैं टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, सेंसस को कंडक्ट करने की जिम्मेदारी यूनियन गवर्नमेंट की है, बिकॉज द ड्यूटी टू कंडक्ट अ सेंसस इज गिवन टू द यूनियन गवर्नमेंट एज अ 69th आइटम इन द यूनियन लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्केड्यूल है, 7th स्केड्यूल, विच इज अबाउट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो इन कौन सी गवर्नमेंट किन सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकती है। तो देयर आर 3 लिस्ट, देयर इज अ सेंट्रल लिस्ट, देयर इज स्टेट लिस्ट एंड देयर इज कॉन्करेंट लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट पर केवल स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट पर दोनों ही गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। हालांकि यदि कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ मान्य होता है। तो सेंसस की जिम्मेदारी किसे दी गई है? सेंसस की जिम्मेदारी सेंट्रल लिस्ट में है एज अ 69 आइटम, एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंडक्ट सेंसस इन इंडिया। जैसा कि मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया था कि इसका पर्पस क्या है, दीज आर सम द एलेबोरेशन ऑफ दैट आइडिया। सो पहला पर्पस यही है, टू अंडरस्टैंड द सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशंस ऑफ द कंट्री। ये समझने की जरूरत है कि कितने लोग आज भी रूरल पॉपुलेशन का हिस्सा है, कितने लोगों की सोशल कंडीशंस क्या है, फाइनेंशियली हमारी पॉपुलेशन कहाँ स्टैंड करती है। दूसरा, इट गिव्स अस डेटा अबाउट एट द रूट लेवल, ग्रास रूट लेवल। ऊपर से तो हमें पता है कि हमारी पॉपुलेशन 130 टू 140 सीआर के आसपास है, बट व्हाट अबाउट द विलेज, व्हाट अबाउट द वार्ड लेवल डेटा, लोगों के पास न्यूट्रिशन लेवल क्या है। सो दीज आर रिक्वायर्ड फॉर आवर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, और पिछले 15 सालों से हम जो पॉलिसीज बना रहे हैं वो इस डेटा के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। अब तब से लेकर अब तक हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुकी है, लोगों की प्रॉब्लम्स अलग हो चुकी हैं, उसके हिसाब से हमें डेटा को भी चेंज करना होगा। तभी हम तभी हम आज की पॉपुलेशन के लिए पॉलिसीज बना पाएंगे। तो सेंसस डेटा इज यूज्ड बाय वेरियस एजेंसीज, रिसर्चर्स एंड बिजनेसेस फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। यही बात हमने ऊपर भी की है। सो टाइमली एंड एक्यूरेट सेंसस डेटा इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। इसकी बात हमने कर ली। द सेंसस सपोर्ट्स डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इसे हम आगे और अच्छे से समझेंगे कि डेलिमिटेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, एंड अफर्मेटिव एक्शन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हिस्ट्री क्या है हमारी कंट्री में सेंसस की, हम ये भी जान लेते हैं, राइट। सो फॉर द फर्स्ट टाइम सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1872 बाय द ब्रिटिशर्स। उस टाइम पर हम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में थे, राइट। सो द फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस वाज कंडक्टेड अंडर लॉर्ड मेयोज रूल। अब नॉन सिंक्रोनस का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री उस टाइम पर हमारी कंट्री के कुछ ही हिस्से ब्रिटिश के कंट्रोल में थे। तो कभी इस एरिया का पॉपुलेशन डेटा, कभी इस एरिया का, मतलब जो भी पॉपुलेशन डेटा कलेक्ट हुआ था वो अलग अलग टाइम पर कलेक्ट हुआ था। इट वाज नॉट सिंक्रोनाइज्ड, हमें पूरी कंट्री का डेटा नहीं पता था। तो पहला सिंक्रोनस सेंसस जो हुआ था वो 1881 में हुआ था, और तब से लेकर हर दशक में हम सेंसस कंडक्ट करते आ रहे हैं। 1891 में, 2001, 2011, और ऐसे ही इसी प्रोसेस को हमने इंडिपेंडेंस के बाद भी जारी रखा। 1951 में हमने अपना पहला सेंसस कंडक्ट किया आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस, और 11 में हम करंट की बात करें तो इट वाज द लास्ट सेंसस वी हैड, और उसके बाद अभी कोई सेंसस नहीं हुआ है। तो 2011 सेंसस वाज द 15th नेशनल सेंसस, रिमेंबर इट, कंडक्टेड बाय द सेंसस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। रही बात 2021 के सेंसस की, जो कि 16 सेंसस होना था, इट हैज बीन पोस्टपोन्ड, और इसी सेंसस को कंडक्ट करने की बात हो रही है। और इस बार पहली बार हम डिजिटल डिजिटल सेंसस कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो भी डेटा हम कलेक्ट करेंगे वो हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में कलेक्ट करेंगे, और उसी के थ्रू कंपाइल करेंगे, ताकि हमारा जो ये टास्क है ये थोड़ा सा ईजी हो जाए, इवन बहुत ईजी हो जाएगा। बिकॉज ह्यूमंस के थ्रू इस काम को करना बहुत ही टफ है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी है 140 सीआर है। इट इज नॉट ईजी टू conduct census. So how is the census conducted in India? So please take a note of this. The responsibility for conducting the digital census lies with the office of registrar general. registrar general दोस्तों जनरली एक सिविल सर्वेंट ही होते हैं। जनरली ये जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट के होते हैं, जिन्हें इस ऑफिस में रजिस्ट्रार जनरल बनाया जाता है, और साथ ही सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दे आर इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग सेंसस इन इंडिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसा कि हमने जाना था कि यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जिम्मेदारी दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट डज दिस विद द हेल्प ऑफ स्टेट मशीनरी, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी की हेल्प के साथ इस डेटा को कलेक्ट किया जाता है। नाउ हाउ द सेंसस डेटा एंड डिलिमिटेशन इज रिलेटेड। दोस्तों, हम इस चीज़ को समझें उसके पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि यदि हम यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 20 सीआर से भी ज़्यादा है, और लोकसभा में इसके पास 80 सीट्स हैं। मीन्स 80 कैंडिडेट्स रिप्रेजेंट लोकसभा, ये रिप्रेजेंट उत्तर प्रदेश लोकसभा एक्चुअली, राइट। हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ की पॉपुलेशन 8 सीआर के आसपास है, और इट हैज़
39 सीट्स। वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ की पॉपुलेशन भी 9 से 10 सीआर के पास है और इनकी जो सीट्स है वो 40 है। सो हाउ डू वी डिसाइड कि किस स्टेट को कितनी सीट्स मिलनी चाहिए इन दी लोकसभा? सो दिस इज डन बाय डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन क्या है? डिलिमिटेशन इज सिंपली अ प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग और रीड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज, कि हमारे देश में कितनी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी, हमारे देश में कितनी सीट्स होंगी और एक कैंडिडेट के अंदर में कितनी टेरिटरी की जिम्मेदारी होगी, राइट? दिस इज एक्चुअली डिलिमिटेशन। तो इन बाउंड्रीज को बनाने की एक्सरसाइज को ही हम डेलिमिटेशन बोलते हैं। सो राइट, इफ दिस इज इंडिया, राइट, तो इसको हम बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं एंड दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट कैंडिडेट्स। तो ये जो बाउंड्रीज हम बनाते हैं इसी एक्सरसाइज को डिलिमिटेशन बोला जाता है। नाउ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिलिमिटेशन इज टू प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। जैसा कि हमने ये देखा यहाँ पर कि 20 करोड़ को पॉपुलेशन को 80 सीट्स 80 कैंडिडेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि लास्ट टाइम डिलिमिटेशन जो हुई थी वो 1976 में हुई थी बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ 1971 पॉपुलेशन। तो 1971 में हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन थी इट वाज जस्ट अराउंड 50 CR एंड टुडे द पॉपुलेशन इज मोर देन 120 CR। तो अब ज़रूरी है कि हम अपनी सीट्स को फिर से रीड्रॉ करें ताकि मोर और अच्छे से इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो पाए, राइट? और इससे जुड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो होता है वो है आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच कॉल्स फॉर री एडजस्टमेंट ऑफ बाउंड्रीज आफ्टर ईच सेंसस। हर सेंसस के बाद इसीलिए डिलिमिटेशन करना ज़रूरी होता है, पर हमने आज तक केवल केवल 4 बार डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की है। नाउ डिलिमिटेशन इज कैरीड आउट बाय इंडिपेंडेंट डिलिमिटेशन कमीशन और इस कमीशन को अपॉइंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजंस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट, राइट? तो हर बार जब सेंसस होता है तो सेंसस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कमीशन बनाती है जिसका नाम है डिलिमिटेशन कमीशन, जो कि बाउंड्रीज को बनाती है, रिड्रॉ करती है, डिसाइड करती है कि कितनी सीट्स होंगी बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ पॉपुलेशन, based on the data of population which we gather through census. So this is how census and delimitation is related. Now delimitation commission is again appointed by the president of India and it works in collaboration with election commission. तो delimitation commission में होते कौन है? Mainly supreme court judge होते हैं और chief election commissioner होते हैं and respective state election commissioner to support them or help them. Now this is the data from where question was asked, right? So through the decadal census, यदि हम 1951 से लेके आज तक की बात करें तो 7 बार सेंसस हो चुका है टिल 2011, लेकिन जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई है वो सिर्फ 4 बार हुई है, राइट? इन दीज मैनी ईयर्स 1952, 53, 73 एंड 2002। सो जो लास्ट डिलिमिटेशन हुई थी इवन 2002 में जब डिलिमिटेशन हुई थी, राइट, इसको मैंने क्यों यहाँ पर मेंशन नहीं किया, इसको जब मैं बोल रहा था कि 1976 में लास्ट टाइम डिलिमिटेशन हुई थी तो इसलिए कहा था क्योंकि 2002 में जो डिलिमिटेशन हुई थी उसमें जो एक्चुअल नंबर ऑफ सीट्स है, राइट, 543, this was not changed, only boundaries were redrawn, right? किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई एक डिस्ट्रिक्ट को हटा के दूसरे डिस्ट्रिक्ट को ऐड करना, दिस वाज डन इन द लास्ट डिलिमिटेशन, राइट? सो the 42nd constitutional amendment froze the delimitation exercise until the results of census after 2000 were published. तो 1976 में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था इसने हमारी पार्लियामेंट की सीट्स को फ्रीज कर दिया था और ये मेंशन किया था कि अगली जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी वो 2000 सन 2000 के बाद जो सेंसस होगा उसके अकॉर्डिंग होगी। हालांकि 2001 में जो डिलिमिटेशन होनी थी उसको फिर से एक्सटेंड किया कर दिया गया था 25 ईयर्स के लिए थ्रू 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सो दैट next delimitation is supposed to be done after the census conducted in 2026, right? और इंडिया की पॉपुलेशन 1971 में जो कि मैंने आपको बताया कि इट वाज अराउंड 50 to 55 सीआर और अब 125 सीआर हो चुकी है, इसलिए अब ज़रूरत है कि हम इन सीट्स को इंक्रीज करें ताकि मोर इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन हो सके। नाउ व्हाट आर द इश्यूज सराउंडिंग डिलिमिटेशन, और हमारी मेंस के लिए कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो ये इश्यूज हैं, राइट? तो पहला इशू जो है वो ये है कि पिछले 50 सालों में हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज को लाया, राइट? और इन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में सदर्न स्टेट्स जो है हम दिया गए दे हैव बीन मोर सक्सेसफुल, दीज स्टेट्स हैव बीन मोर सक्सेसफुल। दोस्तों अभी जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि किस स्टेट को कितनी सीट्स मिलनी चाहिए वो डिसाइड होता है उसकी पॉपुलेशन के बेसिस पर। जिस स्टेट की ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसको ज़्यादा सीट्स मिलेगी और इसकी वजह से एक डिबेट स्टार्ट हो गई है सदर्न स्टेट्स की तरफ से। सदर्न स्टेट्स की ये डिमांड है कि क्योंकि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहे हैं इसलिए उन्हें पार्लियामेंट में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। इसकी वजह से यदि हम पॉपुलेशन के बेसिस पर सीट्स तय करेंगे कि किस स्टेट को कितनी सीट्स मिलेंगी तो इस सिचुएशन में वो स्टेट्स भी जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया है उन्हें ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी। तो देयर इज अ सजेशन दैट while distributing seats geographical area should be
टेकन इनटू अकाउंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को भी देखा जाना चाहिए। जिस स्टेट की बाउंड्रीज ज़्यादा हो, जिस स्टेट का एरिया बड़ा हो, उसको ज़्यादा सीट्स मिलनी चाहिए। जिसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा हो, उसको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, ना कि उस स्टेट्स को जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, राइट। सिर्फ पॉपुलेशन उसका बेसिस नहीं होना चाहिए कि किसको कितनी सीट्स मिलेंगी। अदरवाइज ये जो स्टेट सक्सेसफुल रहे हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, इनको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिल पाएगा, जो कि मेनली सदर्न स्टेट्स हैं, राइट। सो दूसरी जो डिबेट है वो ये है कि क्योंकि अब वुमेन्स को भी रिजर्वेशन मिल चुका है, तो ओबीसीज आर नाउ ऑल्सो डिमांडिंग सेपरेट रिजर्वेशन इन दी पार्लियामेंट। जस्ट लाइक स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं, उसी तरह ओबीसीज के लिए भी सीट्स रिजर्व होनी चाहिए। साथ ही ये भी डिमांड है कि एससी, एसटी और ओबीसी में भी जो मोस्ट डाउन ट्रोडन सेक्शंस हैं, जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस हैं, राइट, जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस हैं, इनके लिए सीट्स रिजर्व होनी चाहिए। सो नाउ देयर इज अ डिमांड फॉर कास्ट सेंसस एंड कास्ट बेस्ड कंसिडरेशन। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं।